उज्जैन रोहतगी और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। आज एक बार फिर हम डॉक्टर महिपाल सचदेवा के पास आए और सचदेवा डॉक्टर जो है, इनका नाम जो है इतना फेमस है कि कोई तारीफ या कोई तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। रेगुलर हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं और हर बार कोई ना कोई जानकारी लेकर आते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर, आज सबसे पहले हम उन मिथ के बारे में बात करना चाहते हैं जो आम लोग हैं, जो गरीब जनता है, जो अनपढ़ है या ज्यादा शिक्षित नहीं है, उनको कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती है और उनको लगता है कि क्या हो गया। जैसे सडनली आंखों से खून आना शुरू हो जाता है, जो हम देखते हैं अक्सर आसपास घटनाएं होती हैं। रेटिना में कहते हैं छेद हो गया है हमारे, या रेटिना पलट गया है, लोग बहुत डर जाते हैं। आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आंखों के क्षेत्र में आ गई है, जो आप कर रहे हैं, तमाम तरह की सर्जरीज कर रहे हैं। बारी आप ऐसे बताइए कि आपके पास भी ऐसे केस आते होंगे जहां लोगों को मिथ होता है, बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो लगता है कि ये तो बहुत इजी था, इसको तो इलाज है। अनु जी, नमस्कार। वैसे जो आपने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। आई सर्जरी जो है वो काफी हद तक बहुत एडवांसमेंट्स उसमें हो गई है। पर्दे की बीमारी जो है वो अक्सर पहले सोचा जाता था कि उसका कोई इलाज नहीं होता। अब जो आपने पर्दा रख जाना बोला, उसको लेमैन टर्म में हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, जिसमें कि रेटिना की जो लेयर्स, रेटिना इज दी फोटो सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई, जहाँ के चित्र बनता है। जी। तो अगर पर्दे की जो लेयर्स हैं अगर वो आपस में सेपरेट हो जाए बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो ये उसकी फंक्शनैलिटी जो है खत्म हो जाती है। तो उस केस में उसका जो चित्र है वो ब्रेन तक सही नहीं पहुंचता। तो रेटिना के अंदर सबसे पहले, जैसे आपने होल वगैरह की बात करी, प्री डिटैचमेंट जो कंडीशन होती है वो होता है कि पर्दा जैसे छिद जाता है, जैसे कपड़ा छिद जाता है। तो कपड़ा जो है उसके अंदर पहले लैटिस डिजनरेशन वगैरह होती है और फिर किसी ट्रैक्शन करके चोट लगने से हो सकता है, वैसे खींचने से उसमें रेटिना में टीयर हो जाता है। तो पहले ये सोचा था कि भाई अगर रेटिना में टीयर हो गया तो कुछ नहीं हो सकता, और पहले इसका एक्चुअली ट्रीटमेंट होता भी जो था वो काफी मुश्किल होता था, जिसको कि हम बर्फ की बाहर से सिकाई करके उसको हम सील कर देते थे कि ताकि ये डिटैचमेंट में ना जाए। अब आज की तारीख में काफी सरल इलाज है जिसको हम रेटिनल फोटोकोगुलेशन कहते हैं, यानी कि बराज लेजर कहते हैं। बराज आप समझते हैं बांधना। तो जैसे अगर अगर रेटिना में छेद हुआ है, टीयर हुआ है या होल हुआ है, तो इसके बाद बाहर से ही नॉन इन्वेजिव तरीके से, यानी कि बिना आंख को खोले हुए लेजर लाइट के जरिए हम इसके आसपास स्पॉट्स लगा देते हैं, बराज कर देते हैं, ताकि ये जो रेटिनल टीयर है इसमें फ्लूइड ना जाए और रेटिना डिटैच ना हो। तो हाँ, इट्स वेरी इजी। इट्स एन ओपीडी प्रोसीजर। इसमें कोई एडमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है और पेशेंट अपना रूटीन का काम कर सकता है, एक्सेप्ट दैट वी टेल के एरोबिक एक्सरसाइज या जोर का वजन वगैरह नहीं उठाना, वो दैट है। सर, एक क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगी यहाँ पे। जैसे कि आपने बताया कि सेकंड स्टेज है वो डिटैचमेंट जो होती है, फर्स्ट स्टेज पे छोटा सा छेद बनता है, तो जरूरी है कि उस स्टेज पे अगर पता चल जाए तो इजी होगा। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? उसके सिम्टम्स, सबसे पहली बात यह है कि जो आपने कहा वो सही है, स्टिचिंग टाइम सेव्स 9। अगर कई बार हमारे पास लोग जैसे लैसिक कराने आते हैं तो वो मायोप्स होते हैं, माइनस की जो जिनकी पावर होती है, उनमें नॉर्मली आंख बड़ी होती है, उसमें पर्दा वीक होने की या पर्दे की बीमारियां ज्यादा होती है, तो हम उनको स्क्रीन करते हैं पहले। लोग आमतौर पर कभी स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं। स्क्रीनिंग करानी चाहिए। स्क्रीनिंग में ये वीक एरियाज पकड़े जाते हैं। अगर वीक एरियाज पकड़े गए तो अगर हमने उसके आसपास लेजर कर दिया तो वो उसको सील कर देता है और उस एरिया के जरिए वो आगे डिटैचमेंट नहीं हो सकती। अब आपने सवाल ये पूछा कि ये जो रेटिनल टीयर वगैरह, इसके लक्षण क्या है, तो ये नॉर्मली टक करके होता है। विट्रियस आगे जेली होती है, वो पर्दे को खींचता है, तो उसमें अगर कोई नाड़ी फटे या कुछ हो तो उसमें सडनली शावर ऑफ फ्लोटर्स आते हैं। आंख के आगे जैसे नहीं स्पॉट्स वगैरह हो, जैसे कोई कहता है मक्खी आ रही है, मच्छर आ रही है, धागे आ रहे हैं, इसको हम मस्की बोलते हैं, मस्की मॉनिटरेट से। तो वो मतलब मस्की में मच्छर की तरह वो आपकी आंख की, स्पेशली अगर आप ब्राइट लाइट के आगे देख रहे हो तो आपके आगे ये फ्लोटर्स बोलते हैं, फ्लोटर्स आते हैं। उसके साथ साथ बिकॉज ऑफ न्यूरो रेटिनल इरिटेशन, किसी भी नर्वस टिश्यू को आप इरिटेट करोगे तो उससे किसी तरह का स्टिमुलस जाएगा, तो रेटिना के ऊपर जो खिंचाव होगा विट्रियस का, उससे ये स्टिमुलस होने से फ्लैशेस ऑफ लाइट आते हैं, यानी कि जैसे तारा टूटता है या जैसे लाइट ऑन ऑफ होती है, फ्लैशेस ऑफ लाइट। तो इफ अ पेशेंट गेट्स अ सडन शावर ऑफ फ्लोटर्स
शावर मीन एक आध फ्लोटर नहीं, क्योंकि एक आध फ्लोटर हो वो सबको बहुत सारे फ्लोटर हो और साथ में फ्लैशेस ऑफ लाइट हो तो ये सिम्टम्स आते हैं। और अगर डिटैचमेंट की तरफ जाए तो एक बेल जैसी आ जाती है जिसको कि आपको साइड से विजन जानी शुरू हो जाती है, और जब वो डिटैचमेंट सेंटर तक आ जाती है पर्दे के तो विजन काफी तो मेजर सिम्टम है, तो लोग नोटिस भी कर। सर एक और देखा गया है कि जो सडनली आंखों से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, लोग बहुत घबरा जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है या कोई और? देखिए ये ब्लीडिंग जो होती है इसमें सडन लॉस ऑफ विजन होता है। इट इज द गुड पार्ट इन द बैड स्टोरी, इसके व्यक्ति को सिम्टम जो ऐसे होते हैं जो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई सडनली आपकी विजन गिर गई। अब ये ब्लीडिंग क्यों होती है, ये पहले जो आपने बड़ी डिटैचमेंट की बात करी तो उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि भाई सडनली आपकी विजन गिर गई। अब ये ब्लीडिंग क्यों होती है, ये पहले जो आपने बड़ी डिटैचमेंट की बात करी तो डिटैचमेंट में भी मैंने बोला जैसे अगर नाड़ी फटते हैं तो ब्लड आ सकता है, बट दैट इज नॉट द मोस्ट कॉमन थिंग। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग हम बोलते हैं आंख के अंदर ब्लीडिंग हुई, उसको हम विट्रियस हेमरेज बोलते हैं। तो हेमरेज पर्दे के आगे भी प्री रेटिनल हो सकता है, पर्दे में भी हो सकता है और विट्रियस हेमरेज भी हो सकता है। तो ये जो हेमरेज होते हैं ये डायबिटीज इज द लीडिंग कॉज ऑफ दिस। डायबिटीज के अंदर नई नाड़ियां बनती है, ये फ्रेजाइल होती है और ये रप्चर कर सकती है, तो ये एक कॉमनेस्ट कॉज होता है। चोट लगना एक कॉमन कॉज है, ट्रॉमेटिक जिसके अंदर इन्फ्लेमेटरी आई डिजीज होती है, ईल्स डिजीज वगैरह होती है, उसके करके हो सकते हैं। तो नॉर्मली विट्रियस हेमरेज जो होता है उसके अंदर अगेन पहले ये सोचा जाता था कि भाई विट्रियस हेमरेज हो गया, अब्जॉर्ब हो गया, नहीं हुआ, उसके बाद पर्दा उखड़ गया वगैरह, तो उसमें कई तरह से उसको सोचा जाता था कि लाइलाज है। मगर आज की तारीख में जो लेटेस्ट टेक्निक्स है, सबसे पहले तो हम ये देख सकते हैं कि डज इट नीड इमीडिएट इंटरवेंशन। अल्ट्रासाउंड के जरिए हम कर सकते हैं, बी स्कैन, यूबीएम करके कि इसमें आगे क्या करना है। आगे जो इसको करना होता है, वी नॉर्मली गिव सम टाइम फॉर द ब्लड टू गो ऑफ इफ देयर इज नो डिटैचमेंट। पीछे अगर डिटैचमेंट हो गई है तो इमीडिएट सर्जरी करनी है। अब माइक्रो इंसिजन से बिना टांके के अगेन यू कैन से हम विट्रियस के अंदर जा सकते हैं, लाइट जाती है, साथ में विट्रेक्टमी का कटर वगैरह जाता है। तो ये अगर आपका ब्लड नहीं एब्जॉर्ब हो रहा तो हम उसको काट के निकाल देते हैं। टेक्निकल पार्ट। डॉक्टर मैं फिर से आपको जानना चाहूंगी, आपने का जो पहला प्रोसीजर है जब रेटिना में छेद हो जाता है तो वो ओपीडी प्रोसीजर है, उसके बाद डिटैचमेंट होता है तो ये सर्जरी, डिटैचमेंट सर्जिकल प्रोसीजर है और ब्लड भी आता है तो वो भी सर्जिकल प्रोसीजर। सर लोग ये जानना चाहते हैं कि कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रिकॉशन और कितना इसमें खर्चा भी आ जाता है? जो पर्दे का लेजर होता है उसका डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ होल्स या कितने हैं, तो हम 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट, तो 8-10 हजार रुपए का खर्चा आता है फॉर अ सिंगल क्वाड्रेंट दिस थिंग। सर्जिकल डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्जरी, सो दैट कैन रेंज फ्रॉम 50,000 टू 1 लाख 1,20,000। तो और प्रिकॉशंस खतरा रहता है कि रीअकरेंस ना हो जाए? नहीं, उस जगह पे नॉर्मली रीअकर नहीं होता। कोई नई जगह वीकनेस की बन जाए तो दूसरी बात है, बट अगर एक बार ही आपने होल या टीयर को सील कर दिया, और देखिए उसमें क्या करते हैं, सीलिंग में आप लेजर लगाते हैं, लेजर के स्पॉट्स लगाते हैं तो वो बर्न करता है उस जगह को। बर्न करने से एडिशन बनती है, मतलब कि पर्दे की लेयर जो है वो एडहेयर कर जाती है, मगर वो एडिशन बनने में 2-4 हफ्ते लगते हैं। तो उस समय आपको एहतियात बरतना होता है, बट एक बार आपकी एडिशन बन जाए तो नॉर्मली वो स्टेबल रहती है, बट यू शुड स्टिल गेट 6 मंथली और 1 ईयरली चेकअप। एक और एक जो जनरल परसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि जब आप किसी भी चीज की सर्जरी करवाते हैं, चाहे हार्ट हो, किडनी हो या आपकी लेग्स की होती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं अब वो परफेक्शन नहीं है उस अंग में जो पहले था क्योंकि सर्जरी हो गई है। क्या आंखों में ये बात लागू होती है? आंखों में ये रेटिनल टीयर डिटैचमेंट वगैरह, उसके बाद यू कैन डू एनीथिंग, मतलब बेसिकली जो आपका अगर होल वगैरह को उस लेवल पे सील कर दिया जाए तो उसमें कुछ नहीं है। और आजकल 2 चीजें हैं रेटिनल सर्जरी के अंदर, एक एनाटॉमिकल सक्सेस यानी कि, और दूसरा आपका फंक्शनल है। तो एनाटॉमिकल मतलब पर्दा उखड़ा है वो जुड़ गया, वो तो आज की तारीख में 95%, 98% केसेस में हम कर सकते हैं। मगर अगर डिटैचमेंट आपकी ज्यादा देर से है तो उसकी फंक्शनैलिटी पर्दे की इतनी जल्दी वापस नहीं आती कुछ लोगों में। तो वो फंक्शनल सक्सेस इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि कितना पहले ये डिटैचमेंट हुआ। बट अगेन एनाटॉमिकल सक्सेस इज वेरी ग्रेट and you can really do. I have several patients, even leaders etc., who have had retinal detachment and they are doing their full life etc. लास्ट में सर एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ कि सर हमारे घर में कोई पेंटर काम कर रहे थे और उनको
डॉक्टर के पास गए, उनके ना दर्द होता है हमेशा, आंखों में दर्द दर्द दर्द, और जब डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि प्रेशर बन रहा है कहीं से। तो वो क्या होता है सर? वो तो काला मोतिया होगा ना। प्रेशर बनने का मतलब ये है कि आई का सडनली प्रेशर, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का अटैक हुआ, या सब एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, जिसमें के जो आंख में फ्लूइड बनता है वो बाहर ड्रेन नहीं होता जी। उसके करके सडनली आई का प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि व्यक्ति को एकदम दिखना भी बंद हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है उल्टी की तरह, और हेडेक वगैरह बहुत होता है। तो ये जो सिम्टम अगर आते हैं तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए, आंखों के लिए बहुत खतरनाक। वो तो खैर पेशेंट को उसके अंदर भी प्रॉब्लम, कई बार हमने कई पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है कि उनको ये सिम्टम्स हो रहे हैं 4-4, 5-5 दिन के बाद आते हैं। अगर आपको काले मोतिये का अटैक हुआ है और आप समय पे वहां चले जाते हैं तो मतलब प्रेशर लोअर करने की इंजेक्शन ड्रॉप्स वगैरह या गोलियां देके हम प्रेशर लोअर कर दे तो उससे जो क्षति होती है वो परमानेंट नहीं होती है, वो रुक सकती है। जी जी। तो बहुत अच्छी यहाँ पे जानकारी मिली है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम काफी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बहुत छोटी छोटी बातें बताई है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।